तो अगले टॉपिक के रूप में इसमें हम देखेंगे रक्त की संरचना, रक्त की क्या हो जाएगी, संरचना हो जाएगी। इसमें आपको देखना है रक्त क्या है, रक्त कितने भागों से मिलकर के बना होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, और उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। साथ में देखेंगे रक्त के अंत में देखेंगे रक्त के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं, और रक्त धमनियों और स्राव में से होकर के प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें रक्त है क्या, तो रक्त एक प्रकार का क्या हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार से क्या हो जाएगा, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। और जो रक्त है ये किसके रूप में काम करेगा, ये करेगा आपका परिसंचरण तंत्र में संवहन माध्यम के रूप में काम करेगा। परिसंचरण तंत्र में किसके रूप में काम करेगा, माध्यम के रूप में काम करेगा। परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र में रक्त किसके रूप में काम करता है, रक्त माध्यम का कार्य करता है। तो रक्त एक प्रकार से तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा जो परिसंचरण तंत्र में किसके रूप में काम करता है, माध्यम के रूप में काम करता है। और यदि संरचना देखी जाए, संरचना, रक्त की संरचना, तो संरचनात्मक रूप से यह कितने भागों से मिलकर के बना होता है, 2 भागों से मिलकर बना होता है। जिसमें एक भाग में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं, और जो दूसरा भाग होता है, दूसरे भाग में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। एक भाग क्या हो जाएगा, प्लाज्मा, और दूसरे में क्या रहेंगी, रक्त कणिकाएं रहेंगी। प्लाज्मा होता क्या है, जो रक्त का तरल एवं निर्जीव भाग होता है, रक्त का तरल एवं निर्जीव भाग, रक्त का तरल एवं निर्जीव भाग क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। रक्त के तरल और निर्जीव भाग को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ये सामान्यतः रंगहीन होता है। प्लाज्मा सामान्यतः कैसा होता है, रंगहीन होता है। और इसमें यदि हम देखें तो कुछ घटक पाए जाते हैं, जैसे रक्त में यदि हम देखें तो घटकों के रूप में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में क्या पाया जाता है, पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ के रूप में इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, वसा देखने के लिए मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिलेगा, प्रोटीन देखने के लिए मिलेगा। तो प्लाज्मा वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। और पोषक पदार्थ के रूप में इसमें क्या पाया जाता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा वाले भाग में रक्त प्रोटीन भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा वाले भाग में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, रक्त प्रोटीन भी देखने के लिए मिलेगा। और रक्त प्रोटीन के रूप में यदि हम देखें तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन और क्या हो जाएगा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन है, ये क्या है, एक प्रकार का रक्त प्रोटीन है जो रक्त के थक्काकरण में भी क्या करेगा, सहायता करेगा। इसके अलावा हमें प्लाज्मा वाले भाग में क्या देखने के लिए मिलेंगे, उत्सर्जी पदार्थ। क्या पाए जाते हैं, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है। साथ में यदि देखेंगे तो क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। यूरिया और क्या हो जाएगा, यूरिक अम्ल, ये किसके रूप में होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में होते हैं। और सबसे मोस्ट भाग यदि हम देखें तो इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, प्रतिजामन। प्रतिजामन के रूप में रक्त के प्लाज्मा वाले भाग में क्या पाया जाता है, हेपेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हेपेरिन। हेपेरिन क्या है,
हेपेरिन है प्रतिजामन। इसका क्या काम रहता है? जब रक्त हमारे शरीर के अंदर रहता है तो उसके रक्त के थक्का कण की क्रिया को रोकने का कार्य करता है, यानी रक्त का थक्का हमारे शरीर में बनने से रोकने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हेपेरिन के द्वारा किया जाता है। कुछ यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे? हार्मोन्स देखने के लिए मिलेंगे प्लाज्मा वाले भाग में। कुछ इसमें एंटीबॉडीज देखने के लिए मिलेंगे प्लाज्मा वाले भाग में। एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी पदार्थ। एंटीबॉडीज यानी क्या हो जाएंगे? प्रतिरक्षी पदार्थ हो जाएंगे। और कुछ मात्रा में इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। ये है प्लाज्मा वाला भाग। तो रक्त का तरल एवं जो निर्जीव भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। यह कैसा होता है? रंगहीन होता है और निम्न भागों से मिलकर के बना होता है। प्लाज्मा में पोषक पदार्थ देखने के लिए मिलेंगे जिसमें वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रहेगा। रक्त प्रोटीन भी पाया जाता है। रक्त प्रोटीन के रूप में प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन पाए जाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया और यूरिक अम्ल हो जाएगा। प्रतिजामन के रूप में हेपेरिन हो जाएगा। और हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंटीबॉडीज पाए जाते हैं और कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। इसके पश्चात हमने देखा कि रक्त का जो दूसरा भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? कणिकाएं कहते हैं। दूसरा जो रक्त में जो भाग होता है, दूसरे भाग के रूप में यदि हम देखें तो रक्त में क्या पाया जाता है? रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। दूसरे भाग में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त कणिकाएं यदि हम देखें तो प्लाज्मा वाले भाग में ही ये रक्त कणिकाएं तैरती हुई पाई जाती हैं। प्लाज्मा वाले भाग में ही क्या पाई जाती हैं? रक्त कणिकाएं। और ये रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाएं। क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाओं को हम क्या कहते हैं? RBC कहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं को हम क्या कहेंगे? RBC कहेंगे। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं। दूसरा भाग क्या हो जाएगा? श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कहलाती हैं? आपकी WBC कहलाती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कहलाती हैं? WBC कहलाती हैं। और तीसरे में होता है प्लेटलेट्स। तीसरा क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स। तो हमने कहा हमें रक्त में कितने भाग देखने के लिए मिलेंगे? एक तो ये क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। एक क्या हो गया? आपका रेड ब्लड सेल्स हो गया। तो एक क्या हो गया? वाइट ब्लड सेल्स हो गया। तो ये भाग हमें देखने के लिए मिलेंगे। इसके साथ साथ रक्त की इस प्रकार की क्या होती है? संरचना होती है, जिसमें अभी हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये रक्त के अंदर जो आपको हल्के पीले रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है, ये वैसे रंगहीन है। हल्के पीले रंग का जो आपको इसमें भाग दिखाई दे रहा है, ये किसको प्रदर्शित करता है? ये प्लाज्मा को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। और अब हम इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इसके दूसरे भाग यानी रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे किसके बारे में? RBC के बारे में। RBC यानी क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं। इन्हीं को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये ज़्यादातर पूछा जाएगा आपसे कि इरिथ्रोसाइट्स है क्या? इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC रेड ब्लड सेल्स यानी क्या हो जाएगा? लाल रक्त कणिकाएं। आप इस रक्त की संरचना में देखें तो इस प्रकार की जो संरचना होती है, ये जो रेड कलर का जो आपको इसमें संरचना में भाग दिखाई दे रहा है, ये किसको प्रदर्शित करेगा? ये आपका RBC को प्रदर्शित करेगा। ये जितने भी आपको रेड कलर का भाग दिखाई दे रहा है, ये किसको प्रदर्शित करेगा? आपका RBC को। लाल रक्त कणिकाओं को क्या करता है? प्रदर्शित करता है।
अब लाल रक्त कणिकाएं यदि हम देखें तो ये या तो लाल रक्त कणिकाएं कैसी हो सकती हैं, गोलाकार हो सकती हैं, या फिर लाल रक्त कणिकाएं कैसी हो सकती हैं, अंडाकार हो सकती हैं। इनके आकार को यदि आप देखें, जैसे ये संरचना किस प्रकार की है, अंडाकार आकृति की संरचना हो गई। ये संरचना किस आकृति की हो गई, गोलाकार संरचना हो गई। तो ये कैसी होती हैं, गोलाकार या अंडाकार आकृति की होती हैं। और सामान्यतः देखें तो ये हल्के पीले रंग की होती हैं। सामान्यतः ये कैसी दिखाई देती हैं हमें, हल्के पीले रंग की। वैसे तो इनका नाम ही है लाल रक्त कणिकाएं, लेकिन इनका जो रंग रहेगा वो कैसा रहेगा, हल्का पीला रहेगा। इसके साथ साथ अब इन संरचनाओं के अंदर केंद्रक कैसा होता है, अनुपस्थित होता है। तो हम आरबीसी में यहाँ पर लिख सकते हैं, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। इनमें क्या नहीं पाया जाता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक कैसा होता है, अनुपस्थित। आरबीसी की संरचना अंडाकार गोलाकार होती है, यह देखने में हमें हल्के पीले रंग की लगेंगी, और इनके अंदर केंद्रक का क्या होता है, अभाव होता है। इस कारण इनकी जो आकृति होती है, इस कारण इनकी आकृति उभयावतल इनकी जो आकृति होती है ये कैसी होती है, उभयावतल आकृति की होती है। उभय का मतलब होता है दोनों ओर, उभय का मतलब क्या होता है, दोनों ओर उत्तल संरचना रहेगी, उसे हम क्या कहेंगे, उभयावतल संरचना कहेंगे। तो यहाँ पर इनकी जो संरचना कैसी होती है, उभयावतल, उत्तल नहीं अवतल संरचना देखने के लिए मिलेगी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उभय का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों ओर कैसी संरचना होती है, अवतल संरचना होती है। इसमें से उभय और अवतल ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, उभयावतल का निर्माण करेंगे। उभय और अवतल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, उभयावतल, यानी दोनों ओर कैसी संरचना होगी, अवतल आकार की क्या होगी, संरचना होगी। तो आप इस वाले डायग्राम को आप देखिए, ऐसे लग रहा है। इस वाले को स्पष्ट रूप से देखिए, जैसे बीच में गड्ढा हो, उस साइड भी कैसा होगा, ऐसी संरचना दिखाई देगी। तो कुछ इस प्रकार से संरचना आपको देखने के लिए मिलेगी। दोनों साइड से अंदर की ओर क्या है, गड्ढा है, उसी को हम कह रहे हैं कि दोनों ओर जो आकृति है वो कैसी है, अवतल है। दोनों ओर आकृति कैसी हो जाएगी, अवतल हो जाएगी। इसके साथ साथ जो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन है एक प्रकार का संयुक्त प्रोटीन। हीमोग्लोबिन यह एक प्रकार का क्या है, संयुक्त प्रोटीन है। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, संयुक्त प्रोटीन के रूप में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और लास्ट लेक्चरों में आपको बताया गया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो रक्त में ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का क्या करता है, कार्य करता है। इसी कारण इस वाले पोर्शन में आप देखिए, जो आरबीसी है इसमें लिखा है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो आरबीसी हैं ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करती हैं। और वास्तव में कौन करता है, इसके अंदर पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है यही क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का कार्य करता है। अब भ्रूणीय अवस्था में यदि हम इनका निर्माण देखें तो यहाँ पर देख लेते हैं किस अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में। भ्रूण तो समझते हैं, भ्रूण का अर्थ क्या होता है, निषेचन के पश्चात। निषेचन के पश्चात गर्भ में सबसे पहली जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहेंगे, भ्रूण। सबसे पहली संरचना तो नहीं कह सकते हैं, वो आप 12वीं में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ आप ये समझ लीजिए कि शिशु जन्म के पहले की अवस्था है। तो कौन सी अवस्था हो जाएगी, भ्रूणीय अवस्था हो जाएगी। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, एक तो होता है यकृत में, कहाँ पर होता है, यकृत में, और एक कहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा, प्लीहा में देखने के लिए मिलेगा। कई एग्जामों में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो आरबीसी है भ्रूणीय अवस्था में कहाँ बनती हैं, तो कहाँ पे बनती हैं, यकृत और प्लीहा के अंदर। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा के अंदर होता है। लेकिन जब शिशु का जन्म हो जाता है, हमने कहा था कि शिशु जन्म के पहले की अवस्था मान के चलिए, तो जब शिशु जन्म हो जाता है तो शिशु जन्म
के बाद, शिशु जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होगा? शिशु जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। शिशु जन्म के पश्चात आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ये अस्थि मज्जा क्या है? जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डियों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को हम क्या कहते हैं? वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा जब शिशु जन्म हो जाता है, यानी यदि हम अपने शरीर के अंदर भी देखें तो रक्त का निर्माण कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में, यानी हड्डियों के अंदर जो खोखला स्थान होता है उसमें अस्थि मज्जा, उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। एक लाल अस्थि मज्जा होता है, एक श्वेत भी अस्थि मज्जा हो जाएगा। ये तो आप प्रकारों में पढ़ेंगे, आप यहाँ पे सीधा देख लें कि अस्थि मज्जा उस भाग को कहा जाता है। अब आरबीसी का क्या देखेंगे? जीवन काल। आरबीसी का क्या देखेंगे? जीवन काल। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट्स, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, इनका जो जीवन काल होता है, इनके जीवन काल को बताया गया कि ये सामान्यतः 100 से 120 दिन का होता है। ये सामान्यतः कितने दिन का होता है? 100 से 120 दिन का होता है। यहाँ पर लिखा हुआ हर एक पॉइंट आपको आगे कंपटीशन में ऑब्जेक्ट के रूप में देखने के लिए मिलेगा। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन का होता है। और अभी हमने ये देखा ही है कि इनका काम क्या रहेगा? आरबीसी का कार्य क्या रहेगा? ऑक्सीजन संवहन का। किसके संवहन का? ऑक्सीजन के संवहन का ये क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो यहाँ पे भी हमने आपको यही बताया कि जो आरबीसी होती हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का क्या करती हैं? संवहन करती हैं। ट्रांसपोर्टिंग का क्या करती हैं? कार्य करती हैं। तो अभी हम रक्त के अंदर किसके बारे में रक्त के अंदर हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंतर्गत चल रहे थे, जिसे हम क्या कहते हैं? लाल रक्त कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। अब रक्त में हम देखेंगे दूसरी रक्त कणिकाएं दूसरे प्रकार की क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स, यानी क्या हो जाएगा? WBC। क्या हो जाएगा? WBC हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम किसके बारे में देखेंगे? WBC के बारे में देखेंगे। दूसरा प्रकार WBC, ये दूसरा नंबर हो जाएगा आपका रक्त कणिकाओं के अंदर। ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स कई परीक्षाओं में ये पूछा गया ऑब्जेक्ट है। ल्यूकोसाइट्स क्या है? WBC है। ल्यूकोसाइट्स क्या हो जाएंगे? WBC हो जाएंगे। और ये जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, इनकी विशेषता क्या है? ये होती हैं अनियमित आकार की। ये कैसी होती हैं? अनियमित आकार की, यानी इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे कि इस डायग्राम में यहाँ पे बताया गया है, ये वाले जो आप भाग देख रहे हैं, ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? WBC को प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये कैसे होते हैं? अनियमित आकार के होते हैं। तो WBC में हम क्या लिखेंगे? यह अनियमित आकार की होती हैं। साथ में ये कैसी होती हैं? रंगहीन होती हैं। फिर श्वेत क्यों कह दिया गया? सफ़ेद होना चाहिए। तो यहाँ पर साइंस में सफ़ेद जो है उसको तो रंगहीन माना जाएगा। बात समझ रहे? सफ़ेद का मतलब रंगहीन हो जाएगा। अब वैसे सफ़ेद का मतलब रंगहीन नहीं होता है, लेकिन आपको अधिकांशतः देखने के लिए मिलेगा कि आपके हिसाब से वो सफ़ेद होगा, लेकिन यहाँ पे वो क्या होता है? रंगहीन होता है। तो ये रंगहीन होती हैं। और श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण, इनके निर्माण की यदि हम क्रिया देखें तो श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण किसके अंदर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर होता है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? लसिका गांठें भी हो जाएंगी। आगे पढ़ेंगे हम लसिका गांठें क्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? लसिका गांठें हो जाएंगी। लसिका गांठों में भी इनका क्या होता है? निर्माण होता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो प्लीहा में भी WBC का क्या होता है? निर्माण होता है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल, WBC का क्या जीवन काल, इनका जो जीवन काल होता है, ये जीवन काल होता है 12 से 13 दिन।
12 से 13 दिन, मात्र 12 से 13 दिन इनका क्या होता है, जीवन काल होता है। अब यहाँ पर ये जो जीवन काल है इतना कम क्यों होता है? इसलिए इनका जीवन काल कम होता है क्योंकि यहाँ पर ये बताया गया है कि ये फाइट इन्फेक्शंस, माने ये क्या कहती हैं, रोगाणुओं के प्रति हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। किसको मारने का काम करती हैं? रोगाणुओं को मारने का काम किया जाता है, रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। और रोगाणुओं को मारने के कार्य करने के कारण इसे शरीर की पुलिस कहा जाता है। रोगाणुओं को मारने के कारण जो WBC हैं, इस WBC को शरीर की क्या कहा जाता है, पुलिस कहा जाता है। बात समझ रहे? रोगाणुओं को मारने के कारण WBC को क्या कहा जाता है, शरीर की पुलिस, और हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का क्या करती हैं, कार्य। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करती हैं, रक्षा करने का कार्य करती हैं। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? WBC के बारे में पढ़ रहे थे। ये रक्त कणिकाओं का क्या हो जाएगा, दूसरा प्रकार। इसके पश्चात यदि हम देखें तो जो रक्त कणिकाएँ होती हैं, रक्त कणिकाओं का जो तीसरा प्रकार होता है, तीसरे प्रकार के रूप में प्लेटलेट्स, तीसरे प्रकार के रूप में यदि हम देखें तो क्या पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसी को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट्स। तो एक तो अच्छा खासा ऑब्जेक्ट आपका पहले यही बन जाता है कि थ्रोम्बोसाइट्स हैं क्या, थ्रोम्बोसाइट्स हैं क्या। तो प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये भी आपके अनियमित आकार के होते हैं। ये भी कैसे होते हैं, अनियमित आकार के, यानी थ्रोम्बोसाइट्स का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और अस्थि मज्जा की जब कोशिकाएं टूटती हैं, क्या टूटेगा, जो अस्थि मज्जा है, अस्थि मज्जा की कोशिकाएं, अस्थि मज्जा की जब कोशिकाएं टूटती हैं तो इनके टूटने से, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं के टूटने से किसका निर्माण होता है, प्लेटलेट्स का क्या होता है, निर्माण होता है। और इनका जीवन काल, इनका जो जीवन काल होता है, जीवन काल कितने दिन का होता है, 10 दिन का होता है। और यदि कार्य देखें तो प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। यानी रक्त का थक्का बनाने में ये क्या करती हैं, सहायता करती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है प्लेटलेट्स, ये हैं अनियमित आकार की संरचनाएं, आप देख सकते हैं। हेल्प फ्रॉम क्लॉट्स टू स्टॉप ब्लीडिंग, यानी हमारे शरीर में रक्त का थक्का बना करके रक्त बहाव को रोकने का क्या करेंगी, कार्य करेंगे। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, रक्त की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर रक्त कणिकाएँ कितने प्रकार की थी, 3 प्रकार की। एरिथ्रोसाइट्स, ये क्या हो जाएगा आपका ल्यूकोसाइट्स, और ये क्या हो जाएगा आपका थ्रोम्बोसाइट्स। और यहाँ हम ब्लड कंपोनेंट के रूप में पहले यहाँ पे हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। और यहाँ पर फिर किसके बारे में देखा, रक्त कणिकाओं के बारे में देखा। तो ये है रक्त की संरचना, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम रक्त की क्या कह सकते हैं, संरचना कह सकते हैं। ये जो यहाँ पे आपने RBC और WBC देखे, यहाँ पे जो आप अभी RBC और किसके बारे में देख रहे थे, WBC। तो WBC में ध्यान दें, कभी कभी कुछ किताबें कहती हैं कि जो WBC होता है इसकी लाइफ साइकिल 4 दिन की होती है। कितनी होती है, 4 दिन की होती है। मतलब इनका जीवन काल 4 दिन का होता है और 4 दिन के पश्चात
निर्माण तो हालांकि रोज होता ही रहता है, तो पुरानी WBC कैसे हो जाती है नष्ट और नई WBC का क्या होता है निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर जब रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या अचानक बढ़ जाए, ये क्या हो गया RBC हो गया। अब ये RBC भी किस में पाया जाता है रक्त में। तो जब रक्त में अचानक RBC की संख्या बढ़ जाए, RBC की संख्या बढ़ जाए या संख्या में क्या हो जाए वृद्धि हो जाए। जब रक्त में अचानक RBC की संख्या में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं पॉलीसाइथेमिया की स्थिति कहते हैं। पॉली यानी बहुत संख्या में हो गए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एक प्रकार से रोग। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे पॉलीसाइथेमिया। बात समझ गए। पॉलीसाइथेमिया क्या है, रक्त में RBC की संख्या का अचानक बढ़ना क्या कहलाता है पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। अब यदि ऐसा ही इनके साथ हो, ऐसा ही यहाँ पर इनके साथ हो, यानी रक्त में अचानक, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं। ये स्थिति क्या हो गई पॉलीसाइथेमिया। और रक्त में अचानक WBC की संख्या का, रक्त में अचानक जो WBC की संख्या है, इस WBC की संख्या में भी अचानक क्या हो जाना वृद्धि। यानी अचानक से यदि हम देखें ब्लड की जांच करवाएं और उसमें WBC की संख्या में कैसी मिले, ज़्यादा मिले अधिक मिले, अचानक कैसी हो जाए बढ़ जाए, तो इसी स्थिति को हम ल्यूकोसाइटोसिस की स्थिति कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो आपसे पूछा जाएगा ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, रक्त में अचानक WBC की संख्या का बढ़ना। ल्यूकोसाइट्स उन्हें वैसे ही कहते हैं, तो ल्यूको का मतलब किससे हो गया WBC से। तो ल्यूकोसाइटोसिस यानी रक्त में अचानक WBC की संख्या का बढ़ जाना, और पॉलीसाइथेमिया यानी रक्त में अचानक RBC की संख्या का बढ़ जाना क्या कहलाता है पॉलीसाइथेमिया कहलाता है। अब क्या होगा, अब देख लेते हैं निर्माण की क्रिया। ये तो अचानक क्या हो रही थी बढ़ रही थी। अब इसी में हम किसके बारे में देख लेते हैं निर्माण की क्रिया के बारे में। तो हम सबसे पहले फिर से किसको आधार मान के चलेंगे RBC को, और साथ में किसको लेकर चलेंगे WBC को। RBC और साथ में क्या हो जाएगा WBC हो जाएगा। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लंबी अस्थि मज्जाओं में, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा लंबी अस्थि मज्जाओं में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लंबी अस्थि मज्जाओं में उपस्थित लाल अस्थि मज्जा के, देखो लंबी अस्थि मज्जा, और लंबी अस्थि मज्जा कौन सी लाल अस्थि मज्जा। लंबी अस्थि मज्जा यानी कौन सी लाल अस्थि मज्जा। तो अभी हमने कहा था कि जो RBC होती हैं, RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है शिशु जन्म के पश्चात, और शिशु जन्म के पश्चात जो लंबी अस्थि मज्जाएं होती हैं उसमें भी कौन सी अस्थि मज्जा लाल अस्थि मज्जा में RBC का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को हम इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस की क्रिया। तो इस क्रिया के लिए यहाँ पर कौन से शब्द का उपयोग करेंगे हम इरिथ्रोपोइसिस। अब आपसे यह पूछा जा सकता है कि इरिथ्रोपोइसिस क्या है। तो RBC का लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनने की क्रिया, RBC का लाल अस्थि मज्जा के अंदर बनने की क्रिया क्या कहलाता है इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। क्या कहते हैं इसे हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसके पश्चात अब हम किसके बारे में बात करेंगे WBC के बारे में बात करेंगे। तो इसमें भी हम देखेंगे ये भी किसके अंदर बनेगा, ये भी अस्थि मज्जा लंबी अस्थि मज्जाओं के अंदर।
इसका भी निर्माण कहाँ पर होगा? WBC का निर्माण भी कहाँ पर होता है? लंबी अस्थि मज्जाओं के अंदर होता है। और लंबी अस्थि मज्जा में यदि हम देखें तो क्या, एक तो क्या हो गया इसके अंदर आपका अस्थि मज्जा ही हो गया, एक तो इसमें क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा हो जाएगा। इसके पश्चात इसमें टॉन्सिल्स भी पाए जाते हैं, टॉन्सिल्स। तो टॉन्सिल्स के अंदर भी WBC का क्या होता है? निर्माण होता है। और अभी अभी आपको बताया गया लसिका गांठें। तो लसिका गांठों के अंदर, लसिका गांठों के अंदर भी किसका निर्माण होता है? WBC का क्या होता है? निर्माण होता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपोइसिस की क्रिया। ल्यूको यानी ल्यूकोसाइट से रिलेटेड है, WBC से रिलेटेड है, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? ल्यूकोपोइसिस। ल्यूकोपोइसिस की क्रिया। बात समझ गए? तो इरिथ्रोपोइसिस क्या है? लाल अस्थि मज्जा में RBC के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं? इरिथ्रोपोइसिस। और अस्थि मज्जा, टॉन्सिल्स, लसिका गांठों के अंदर WBC के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं? ल्यूकोपोइसिस की क्रिया कहते हैं।